वेलकम बैक। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये काफ़ी जो है मज़ेदार टॉपिक है एंड इट्स काइंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट इज़ दी फैराडेज लॉ, जो सबको पता है कि भाई एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर और कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ लिंक्ड विथ इट चेंजेस। अब पहली बात तो फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट में से आप यहाँ पर या तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराओ और वो विद टाइम उसको चेंज कराओ। जैसे कि ये एक रिंग मैं बना रहा हूँ, यहाँ से मैंने पहले, अभी इसमें से कोई फ्लक्स है नहीं है, पर जैसे 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 ये फील्ड आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये चेंज ऑफ फील्ड के कारण एक चीज़ जनरेट होगी जिसको फ्लक्स कहते हैं। ये क्विक रिविजन होगा, सो विल बी लुकिंग एट थिंग्स अ बिट फास्टर। तो ई एम एफ इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं -d∅/dt। और यहाँ पर जो नेगेटिव होता है वो शो करता है कि भाई जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यही कहता है हमारा लेंस लॉ। मतलब लेंस लॉ जो है उसका यही मतलब होता है कि भाई जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, कोई भी एक बॉडी में जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो अपोज करेगा उसके जनरेशन को। ठीक है। अभी बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैटर करता है कि अगर आपको राइट हैंड थंब रूल अच्छे से आता हो, जैसे कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैं नॉर्थ पोल को इस रिंग के पास लेके जा रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन में मेरे को यहाँ पर कि इस डायरेक्शन में मेरे को मेरा जो है थंब अलाइन करना है। और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उस डायरेक्शन में मेरे को मतलब मेरी फिंगर्स को अलाइन करना है। यहाँ पर एक ट्रिक भी होती है कि अगर मेरी जो फिंगर्स है वो यहाँ पर इस तरह का मोशन, इस तरह का आई मीन कि एक क्लॉकवाइज मोशन अगर दिखा रहा हो तो हम उस मैग्नेट के पोल को साउथ पोल कहते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हो तो उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब क्लॉकवाइज आएगा कब एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, मतलब ट्रिक तो ये लॉजिक ही है कि अगर मेरा नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जा रहा होगा तो मुझे चीज़ों को एज इट इज़ नहीं रखना, चेंज करना है। बट अगर मेरा नॉर्थ पोल बाहर की तरफ आ रहा है तो मेरे को जो चीज़ है उसको एज इट इज़ ही रखना है। मतलब जो भी मेरा डायरेक्शन आ रहा है उसको मेरे को एज इट इज़ ही रखना है। आप इसको अगर लॉजिकली कोई भी एक अच्छी बुक में से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इज़ कि भाई मोशनल ईएमएफ पहली बात की होता क्या है। होता ये है कि इसको अच्छे से समझते हैं कि मान लो मेरे पास ये एक ऐसी एक तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर पे जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है उसके कारण इसकी टेंडेंसी होगी इस मूव करने की। मतलब होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ अलाइन हो जाते हैं और उसके कारण प्लस चार्ज ऊपर की तरफ अलाइन हो जाता है। तो ये चीज़ बॉडी में मोशन जनरेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इस मोशन जनरेट होने की टेंडेंसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पर इन जनरल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो वी बी होता है, और इसमें मतलब ये तो सारी कंडीशंस है कि वी जो है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा। ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो होता है हमारा बी वी एल, यानी कि बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड एल इज़ द लेंथ। और अगर कोई जो मतलब हमारा रॉड है वो कोई एंगल थीटा पर मतलब थीटा पर होता है तो उसका हमेशा हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कंसिडर करना है। पैरेलल कंपोनेंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि हम लोग पैरेलल कंपोनेंट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं तो आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो आपको उसका पैरेलल कंपोनेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के रोल प्ले में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ के जनरेशन में कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। अगर कोई भी एक आर्बिटरी शेप आ गया हमारे पास तो ई एम एफ इज बी वी एल साइन थीटा। बी वी एल साइन थीटा से हम लोग मीन करें कि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जिसको अच्छे से समझते हैं कि भाई मान लो कि मेरे पास ये एक रिंग है जिसका रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसका रेडियस इज़ कांस्टेंट, मतलब ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नेट नेट वो ज़ीरो होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो ही नहीं रहा। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर आपके पास एक असर्शन रीज़न आए जो कह रहा हो कि भाई स्टेटमेंट वन है कि देर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, और स्टेटमेंट टू है कि इंड्यूस्ड नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ ज़ीरो, तो आपका स्टेटमेंट टू सही हो जाएगा बट स्टेटमेंट वन इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता कि ये ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। होता क्या है
कि जितना ईएमएफ एक साइड से बन रहा होता है उतना ही ऑपोजिट साइड से कैंसल आउट हो जाता है, तो नेट हमारा ज़ीरो रहता है। बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि ईएमएफ जनरेट ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ई एम एफ नेट ऑफ द लूप इक्वल्स टू ज़ीरो, बट ई एम एफ बिटवीन एम एंड एन यानी कि दो डायमेट्रिकल पॉइंट्स के ऊपर वो होता है 2 BVR, वेर बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड, वी इज़ वेलोसिटी एंड आर इज़ द रेडियस। इसका कंसेप्ट हाफ BVL² से आता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं ई एम एफ इन अ रोटेटिंग लूप की। सेम ही चीज़ रह रही है, बस इसमें एक चीज़ है कि भाई अगर ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये ओमेगा से रोटेट करेगा। और आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा V इक्वल्स टू ओमेगा, तो वहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू V/R आ जाता है। वही चीज़ हम लोग इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये होगी, ई एम एफ अक्रॉस AB यानी कि डायमेट्रिकली वो हो जाएगा 2B ओमेगा R²। और सिर्फ अगर हम लोग ए और सी पॉइंट के बीच में देखें, और सी पॉइंट के बीच में यानी कि ये एक डायमेट्रिकल पॉइंट पे देखें, तो इसके आप दोनों कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट इज़ B/R²। कंसेप्ट अगेन हाफ B/L² से आता है। बात करते हैं कि भाई ईएमएफ इन टाइम जनरेटेड फील्ड कैसे निकालेंगे। अभी मान लो कि आपके पास एक फील्ड है जिसका कुछ ऐसा वैल्यू है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज 2T², जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो ईएमएफ इन टाइम वेरिंग फील्ड निकालने के लिए आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स आपने मैग्नेटिक वाले में पढ़ा होगा कि फ्लक्स इज BA cos थीटा, कंसिडरिंग cos थीटा टू बी मैक्सिमम, फ्लक्स टू बी मैक्सिमम, तो वो BA होगा। और अगर ये एक लूप के लिए होता है, अगर n लूप्स हुए तो BAN मैं कह सकता हूँ। तो अभी EMF क्या होता है, -dφ/dt। तो मैं BAN को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आती है NAdB/dt। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा तो हमारा EMF का फंक्शन ये होगा। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना हो तो वो आपको उसके लिए लेंस लॉ लगाना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस से ही आप वो निकाल पाओगे, ठीक है। पर एक चीज़ माइंड में रखना है कि हमेशा इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट लेंस लॉ से निकालेंगे। बात करते हैं काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है AC जनरेटर। AC जनरेटर में क्या होता है कि भाई जो EMF एक ऐसी, एक पहली सबसे तो ऐसे समझ लेते हैं कि एक ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, इस पॉइंट से जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, जो कि और इसमें N टर्न्स है। तो फ्लक्स अगेन हमारा क्या हो जाएगा, BNA cos थीटा। थीटा को हम लोग आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, ओमेगा टी से भी डिनोट कर सकते हैं, वेयर थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज़ द वेलोसिटी एंड टी इज़ द टाइम, ठीक है। तो जो अपना ये फॉर्मूला होता है कि S इक्वल्स टू D/T, तो उससे D इक्वल्स टू ST। तो इसी में D को थीटा से रिप्लेस करेंगे, S को ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, और टाइम तो कांस्टेंट रहता है, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है। फ्लक्स आ गया हमारे पास BN cos ओमेगा टी, उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास EMF आ जाएगा। BN तो एज इट इज cos ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा बाहर। तो ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमने डिफरेंशिएट किया EMF को, तो BN साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब मुझे आई इंड्यूस चाहिए, तो करंट क्या होता है, EMF/R। तो भाई जो EMF आया उसको डिवाइड बाय R कर दिया। और उसी के साथ साथ अगर मेरे को टॉर्क जानना है, टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप उस तरीके से देखोगे तो आपको इसमें एक चीज़ पता रहती है कि भाई EMF में हमेशा बिल फोर्स लगता है, जो आगे अभी पढ़ेंगे, तो उसके डेरिवेशन से हमको ये भी मिल जाएगा, विच इज़ B²A² ओमेगा² N² साइन ओमेगा T/R। और पावर इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी। या तो आपको ऐसे नहीं समझना, डेरिवेशन अच्छे से देखना है, तो आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस होते हैं। बट ये एवरेज पावर का वैल्यू रहता है, जो कि है 1/2 BA ओमेगा N का होल स्क्वायर। अभी इसको याद रखने के लिए मैं कैसे याद करता हूँ, मैंने इसको बॉन आई मीन मतलब थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, बट आई हैव रिमेंबर्ड इट एज बॉन, BAWN। तो बस ये इतना ही मैं याद करता हूँ। भी मेरे को जैसे कि इसको याद करना तो मैं कह दूंगा हाफ बॉन स्क्वायर, इसको कह दूंगा बॉन साइन ओमेगा टी का फुल स्क्वायर बाय R। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये LC ऑसिलेशन वाला पार्ट अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नहीं है, मैंने सिर्फ मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए यहाँ पर लिख दिया था। बात करते हैं कि भाई मोशनल EMF इन रोटेटिंग कंडक्टर। तो इसके लिए क्या करना रहता है कि ये मान ले आपका एक रोटेटर है, मतलब एक कंडक्टर है जो कि ओमेगा से एक ऐसे सर्कुलर पाथ में जो है रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि भाई EMF तो हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप x पर जाके dx विथ का एक एलिमेंट ले लीजिए और उसको B/L से इंटीग्रेट कर दीजिए। EMF होता क्या है, B/L या तो फिर BVL हम लोग कह सकते हैं। तो वही चीज़ को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है B/x.dx। आपने इंटीग्रेट किया तो B ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x dx का हो जाएगा x² by 2।
इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to L, तो ये आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि होता है 1/2 B⍵L²। अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी आ गया तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ती है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक रॉड के केस में वो कितना होता है, U0I/2πx, वेर x इज़ द डिस्टेंस जहाँ से आप मेजर कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, आप इसी को इंटीग्रेट कर दो। पहले अपन ने क्या किया था, b को बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो कांस्टेंट था, बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी b भी इंटीग्रेट होगा, तो आपके पास नेट चीज़ ये आ जाएगी जो कि EMF का वैल्यू होगा वो होगा U0IV/2π ln r+L/r। आप अच्छे से इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई मोशनल EMF अंडर एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या, कि आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि एक ऐसा रेल होता है जिसके ऊपर ऐसे दो रॉड्स चिपका देता है, बीच में एक अलग से एक रॉड लगता है जिसमें एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा हो। अभी वो एक्सटर्नल फोर्स F में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अच्छा ये अगर पूरा एक चीज़ यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर सिर्फ F एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मेरा F नेट इज़ नॉट इक्वल्स टू F एक्सटर्नल। यहाँ पर मेरा जो F एक्सटर्नल होगा वो F नेट मतलब कि F नेट जो मेरा होगा वो F एक्सटर्नल और FM यानी कि F मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं ये F जो कि F एक्सटर्नल है वो, और ये बिल, एक चीज़ याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो हमेशा बिल फोर्स होता है। B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, L फॉर लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर रॉड। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, F माइनस बिल बाय M, तो ये मेरे को एक्सेलरेशन दे देगा। और यहाँ पर मैंने कुछ और भी चीज़ें लिखी है जो कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो कि मैंने अभी I को यहाँ पर BVL/R लिख दिया। तो BVL/R आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा FR/B²L²V/MR। और ये है कि भाई टर्मिनल स्पीड का मतलब ये होता है कि भाई जब ये रॉड यहाँ पर अप्रोच करेगी, अब टेक्निकली देखे मतलब ऑन थियरी देखे तो इसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई अगर ये पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं v टर्मिनल। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कि फाइनल पॉइंट पर इसकी कितनी वेलोसिटी रह रही है। उसके लिए v जो आता है वो होता है कि भाई आप ये एक्सप्रेशन अभी के लिए याद रख लियो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, जो कि है v इक्वल्स टू FR/B²L² 1 - E-B²L² T टाइम्स MR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको रिड्यूस करके हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि भाई जो v टर्मिनल होता है वो होता है FR/B²L²। F इज़ द फोर्स विच इज़ द नेट वन, B² इज़ मैग्नेटिक फील्ड, L इज़ लेंथ एंड R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर कॉइल। ये जो है ना ये हमारा R है, ठीक है। पावर अगेन निकालना हो तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी v टर्मिनल। तो ये अगेन F²R/B²L² से आ जाएगा। ये ग्राफ रहता है जो कि v और r के बीच में आता है, एक ऐसा सा ग्राफ आता है, आप प्लॉट कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये बट मैंने सिर्फ नोट के लिए लिख दिया। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो पावर जनरेट होता है ना यहाँ पर, ये 100% इसका कन्वर्जन रहता है। मतलब कि आप एक चीज़ से पावर जनरेट कर रहे हो दूसरी चीज़ के लिए, तो ये 100% इसका एफिशिएंसी, मतलब नॉट एग्जैक्टली एफिशिएंसी बट आप जनरेशन जो होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ वो 100% यानी कि मैक्सिमम रहता है। बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको कंसेप्ट जानना है तो आपको पहले अच्छे से कोई भी एक अच्छी बुक से थियरी कन्वर्ट मतलब पढ़नी पड़ेगी। और क्या आता है कि भाई यहाँ पर ऐसे क्लोज लूप्स बनते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे क्लोज लूप्स बन रहे होते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर आप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफाइन कर पाओगे पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पर कंजर्व नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न भी आप थियरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, अगर आपका पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ है, मतलब इसके अंदर की तरफ है, तो उसका फॉर्मूला आता है R/2 dB/dt। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट बाहर यानी कि ये आउटसाइड है इस मेन जो हमारा सर्कल है उसके, तो हो जाता है R² dB/dt, R²/2R टाइम्स dB/dt। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मतलब मेजर करना कि कब होगा, तो आप ये जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू R डाल के चेक कर लो, अगेन आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद ये इसका एक ग्राफ रहता है, बेसिक सा एक ग्राफ है। आप विद टाइम मतलब जैसे ही देखोगे कि भाई अंदर जो है वो डायरेक्टली R पर डिपेंड कर रहा है और बाहर जाते ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रहा है R के साथ। म्यूचुअल इंडक्शन पे हम बाद में आते हैं, उसके पहले अपन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है एडी करंट्स। मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे इसको, ये काफ़ी एक कंसेप्चुअल बेस्ड और थियोरेटिकल बेस्ड टॉपिक है। ये भी ये बता रहा है कि भाई एक ऐसा एक आर्बिटरी शेप है,
तो इसमें जैसे लेंज लॉ में अपन ने पढ़ा था कि ये जो लेंज लॉ होता है उसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है वो ओरिजिन के कॉज को अपोज करता है। तो इसमें भी सेम चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओरिजिन के कॉज को अपोज करने के लिए कोई भी एक आर्बिटरी रैंडम ब्राउनियन मोशन फॉलो करने लगते हैं इस तरीके से। तो ये मोशन फॉलो कर रहा है ना, उसके कारण अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट तो जनरेट होगा। तो उस वेव्स को अपन कहते हैं एडी करंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई चार्ज फ्लो इन अ कॉइल ड्यू टू ईएमएफ वो क्या होता है। डी क्यू, ये इसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन याद करना है, डी क्यू इक्वल्स टू डी फाई बाई डी आर, और डेल्टा क्यू यानी कि चार्ज इज चेंज इन फ्लक्स टाइम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज आर ऑफ दिस कॉइल। बात करते हैं अभी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन की पहले अपन इसको कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी बाय विच अ कंडक्टर और कॉइल अपोजिस चार्ज चेंज इन करंट इन इटसेल्फ। ये आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझने के लिए, आपको अगर सिंपली समझे तो आपको पता होगा कि कैपेसिटर, जो एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का क्या रोल प्ले होता है? कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। किसके बीच में? ये दो प्लेट्स के बीच में। तो अभी अभी अगर एक चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा मेरे को क्यों छोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड को मेरे लिए भी कुछ तो लाओ। तो इसके लिए जो हमारा डिवाइस है वो है इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर करता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बनाता है। तो यही है इंडक्टर का बेसिक ये क्या कहते हैं रिलेशन। और अभी अगर आपको इंडक्टेंस का मतलब जाना तो क्या होता है कि भाई जो फ्लक्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, वेर आई इज दी करंट जो कि एक इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपन आई कह रहे हैं। अभी इसको अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको अपन एल बोलते हैं, और एल इज अपना इंडक्टेंस, एल इक्वल्स टू इंडक्टेंस। तो यहाँ पर अपना जो है इंडक्टेंस आ जाता है और फ्लक्स का वैल्यू आ जाता है फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई, और ई एम एफ इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। मतलब इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई एम एफ मिलता है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। जनरली नेगेटिव साइन, नेगेटिव टू अपोज, मतलब यहाँ पर भी ये लेंस लॉ तो फॉलो करेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव तो आएगा ही। ठीक है, बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड क्या होता है? एल इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर टाइम्स एल। अभी यहाँ पर ये जो चीज़ है दैट इज़ द एंटायर कंपाइलेशन ऑफ दिस ओनली। ठीक है, मतलब यहीं से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंपेयर करते हैं तो इसका एक पूरा बढ़िया सा प्रूफ है जिसको आप म्यूचुअल इंडक्टेंस या तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस के अकेले से निकाल सकते हो। जनरली म्यूचुअल इंडक्टेंस से इसको निकाला जाता है। इसको याद करने का तरीका कि भाई म्यू नॉट पाई एज इट इज़ है, इसको बाहर निकाल लो, एन और एल भी एज इट इज़ है तो एल को भी बाहर निकालो। तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ म्यू नॉट पाई टाइम्स एल, और अभी एन बचा है तो फिर एन और आर का स्क्वायर कर दो। या तो अभी मेरे को एक और चीज़ भी स्ट्राइक हुई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एल इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई, दोनों एज इट इज़ है तो उसको एज इट इज़ रखो, और फिर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर एक एल ला दो, मेरे को पाई आर स्क्वायर दिख रहा है तो इसको मैं एरिया की तरीके से भी याद कर सकता हूँ, टाइम्स एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, ये मेरा एरिया हो जाएगा, और ये आप इतना चीज़ याद कर लो। अभी एल का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, जो अपन मिस कर गए। और अभी ऐसा है कि जैसे कि अपन ने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी अगर कोई भी एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो जो एल होता है यानी कि इंडक्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है, और वो हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स दी ओरिजिनल इंडक्टेंस। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई ग्रोथ सर्किट इन एन इंडक्टर क्या होता है। उसके पहले सबसे पहले अपने को ये एक टॉपिक आता है कि भाई फ्यूजिंग करंट, मतलब कोई एक सर्किट में फ्यूज़ कब हो रहा है। फ्यूज़ का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्सेस चीज़ आई जिसके कारण ये चीज़ ब्रेक हो गई और जो मेरा पूरा सर्किट था वो काम करना बंद हो गया। आपने बल्ब में पढ़ा होगा कि फ्यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर करंट जो होता है वो होता है ई टी बाई एल, ई इज़ दी फील्ड और टाइम इज़ ये वो टाइम जहाँ पर इसको फ्यूजिंग टाइम बोलते हैं। मतलब इस टाइम पर जो है ये सर्किट मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके पहले हम लोग मतलब एल आर सर्किट के ऊपर बढ़े, उससे पहले आप एक चीज़ देख लो कि ये अगर मेरा एल है और ये मेरा आर है, यहाँ पर एक सोर्स हो गया, सॉरी यहाँ पर एक मेरा सोर्स हो गया, ठीक है, ये मेरा एक सर्किट है। और चीज़ ये है कि मेरे को निकालना है कि भाई करंट, या आपने पढ़ा होगा कि करंट और वोल्टेज सब कितना होगा। तो अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना हो ना तो
तो आप क्या करो, दो चीज़ पे आपको पूछता है, एट टी इक्वल्स टू जीरो पूछ लेता है या तो फिर एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पूछ लेता है। तो अगर एट टी इक्वल्स टू जीरो आपको पूछा हो तो आपको ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर को ऐसा ब्लॉकेज करना है। ब्लॉकेज मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए इस इंडक्टर को हटा दो, दो ऐसे पॉइंट्स बना दो। अब ये सिंपल सा ई आर सर्किट हो गया। आप डायरेक्टली इसमें करंट निकाल सकते हो विच इज़ ई बाय आर। और एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी आपको पूछा हो तो ये जो आपका सर्किट था ना, उसमें इंडक्टर की जगह एक शंट वायर बना दो। ये इंडक्टर की जगह आप एक शंट वायर बना दो तो भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। अब इसमें दोनों केस में काफ़ी मिलता जुलता आ रहा है क्योंकि भाई सिर्फ एक ही रेजिस्टर है। अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स आ जाएंगे तो कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि भाई एक पूरी ब्रांच ही निकल जा रही है। तो ये करंट का ग्रोथ सर्किट में ये फॉर्मूला होता है विच इज़ ई बाय आर, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ इज़ एल बाय आर जो कि टाइम कांस्टेंट होता है। और स्टेडी करंट यानी कि स्टेडी स्टेट यानी कि इनफाइनाइट टाइम पर मेरा करंट मैक्सिमम आता है विच इज़ ई बाय आर, जो कि आप इस से डिराइव भी कर सकते हो, मतलब टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी डाल के आप इसमें चेक भी कर सकते हो। बात करते हैं कि पहले ये चीज़ देख लेते हैं डी के सर्किट। डी के सर्किट में क्या रहता है कि ये सेम चीज़ सब एज इट इज़, बस करंट का ये एक्सप्रेशन आ जाता है आई इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स माइनस टी बाय टाउ। इसको मैंने सिंप्लीफाइड वे में लिखा है, वरना इन जनरल तो ये टी बाय टाउ ही है। और साथ ही साथ एनर्जी स्टोर्ड इन एन कंडक्टर, एनर्जी जो होता है वो हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप अभी के लिए याद कर लो, इसका डेरिवेशन भी मज़ेदार है। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ये होता है बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। बी स्क्वायर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड टू म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी। और इसमें ये होता है कि भाई अगर ये इंडक्टर्स का इफेक्टिव, मतलब मेरे को अगर एल इफेक्टिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अगर ये ऐसा एक इंडक्टर है और दूसरा साथ ही साथ इसके सीरीज़ में, तो इसको हम लोग जो है बिल्कुल रेसिस्टर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो इसमें एल इफेक्टिव इन सीरीज़ आ जाएगा L1 प्लस L2, और L इफेक्टिव अगर ये मेरे पास कुछ ऐसा हो इस तरीके से, तो L इफेक्टिव इन पैरेलल मेरा आ जाएगा 1/L1 बाय, मतलब 1/L इफेक्टिव ऐसा इक्वल्स टू प्लस 1/L2। ठीक है। और एक पॉइंट हमने आई गेस मिस कर दिया था जो कि था, हाँ, सर्किट बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। तो ये वैसे तो आपको, मतलब ये आपको पता ही होगा कि अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, किरचॉफ लॉ अगर आपको आता होगा तो आप डायरेक्टली इसमें अगर आई कांस्टेंट है तो एल आई और एल डी आई बाई डी टी से ये पूरे चीज़ों को निकाल सकते हो। और जनरली अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पर एक केस 2 लिया है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर आपको डील करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो आई है, मतलब करंट, इसमें ये जो एक इंडक्टर है, आप इस इंडक्टर को हटाकर इसको एक बैटरी एज्यूम कर। अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पर एक बैटरी क्यों कंसिडर की। आप यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनल्स बना लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया से आ जाएगा कि क्यों हमने ईएमएफ जनरेट करने के लिए बैटरी यहाँ पर इसको एक बैटरी से रिप्लेस किया। क्योंकि इनडायरेक्टली ये भी तो चीज़ स्टोरी कर रही है, एनर्जी को ये भी स्टोरी कर रहा है, तो इट कैन एक्ट एज अ बैटरी। तो आप फिर इसको एज अ बैटरी समझ कर आप डायरेक्टली इसको क्या कहते हैं, यू कैन ट्रीट इज एज अ बैटरी, और फिर किरचॉफ लॉ लगाकर आप चीज़ों को निकाल सकते हो। तो यही था आज का पूरा एक काइंड ऑफ शॉर्ट एंड स्वीट रिविजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग द वीडियो, एंड कुछ भी आपको लग रहा हो कि इफ़ देर इज़ समथिंग यू नीड टू ऐड ऑन, प्लीज़ डू add it in the comments, and thank you.